जीएसटी अकाउंटिंग एंट्रीज, चाहे वो लिस्टेड कंपनी रिलायंस हो, एचयूएल हो, बजाज हो, एलएनटी हो, या एक नॉर्मल जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, कैसे करते हैं देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीएम मनोज जैन। उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लास्ट 8 मंथ से मैं मुंबई की एक बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटी के साथ में एसोसिएट हूँ फॉर जीएसटी ऑटोमेशन के पर्पज से, अकाउंटिंग ऑटोमेशन के पर्पज से। आजकल हर एक कंपनी ऑटोमेशन करवा रही है। फ्रेंड्स, इसके मल्टीपल लोकेशन है और मैं मल्टीपल लोकेशन में गया। वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे अकाउंटेंट से बात हुई, उनकी नॉलेज के बेसिस पर, और उनमें क्या क्या अपडेशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अकाउंटिंग की जॉब प्राप्त करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो बेसिक फीचर मैंने इस वीडियो में डाल रखे हैं। स्टार्टिंग करते हैं जीएसटी के लेजर से। काफ़ी सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उनका माइंडसेट अभी भी है कि अगर आईटीसी के लेजर बनाने हैं तो मुझे लेजर बनाना होगा 5% आईजीएसटी अकाउंट, 12% आईजीएसटी अकाउंट, 18% आईजीएसटी अकाउंट, जितनी रेट उतने लेजर। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एसएपी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आईजीएसटी आईटीसी के 3 लेजर बनेंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इसी तरीके के आउटपुट के 3 लेजर बनेंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इसी तरीके से आरसीएम इन एलिजिबल। अब आप सोचोगे कि 5% आ गया आईजीएसटी तो क्या करूंगा। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब एसएपी के अंदर कंपनी क्रिएट होती है तो उसमें जीएसटी के टैक्स कोड बनाए जाते हैं कुछ इस तरीके से: 5% आईजीएसटी, 12% आईजीएसटी, 18% आईजीएसटी, 5% सीजीएसटी एचजीएसटी, 12% सीजीएसटी एचजीएसटी। ऐसे ही आउटपुट के बनाए जाएंगे। तो लेजर हमेशा 3 ही रहेंगे। इनके बेसिस पर हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे कि वो आईटीसी का आईजीएसटी का 5% वाला है, 12% वाला है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं जो एज ए अकाउंटेंट आपको पता होनी चाहिए। आप बिग कॉर्पोरेट में जब इंटरव्यू देने जाएंगे और अगर आपने ये सब चीज़ें बता दी, बिलीव मी, 25,000 से 70,000 तक की जॉब मैंने देखी है अपनी आंखों से। स्टार्ट करते हैं जीएसटी की एंट्री से। जीएसटी में सबसे पहले जो एंट्री आती है वो सेल्स की आती है। जब आप एक कंपनी में काम करते हैं, कंपनी आपको सैलरी देती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो रेवेन्यू जनरेट करेगी तभी तो आपको सैलरी देगी। तो वो सेल्स की इन्वॉइस इशू करती है। सेल्स की इन्वॉइस जब इशू होती है तो उसमें 11,800 सपोज करो टोटल इन्वॉइस वैल्यू है। अब इसमें दो कंपोनेंट है। एक तो है मेरा सेल्स का, जो मैंने गुड्स और सर्विसेज दी है उसका। दूसरा है इसके अंदर जीएसटी आने के बाद में जीएसटी का। यहाँ पर मैं सीजीएसटी एचजीएसटी को रेफरेंस लूंगा। आईजीएसटी की एंट्री भी इसी तरीके से होती रहेगी। 11,800 मेरा टोटल वैल्यू इनवॉइस का। उसमें मेरे को 11,800 में कस्टमर को डेबिट करना है पूरा का पूरा, क्योंकि मैं सर्विस का जो गुड्स या सर्विस का चार्ज है वो भी कस्टमर से लेने वाला हूँ, जीएसटी भी कस्टमर से लेने वाला हूँ। कस्टमर मेरा जो है डेटर्स हो जाएगा, बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, अकाउंट रिसीवेबल में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वो कस्टमर का नाम तो आया ही नहीं। जैसे मनोज जैन कस्टमर है तो उसका तो नाम तो आया ही नहीं। फ्रेंड्स, एसएपी में क्या होता है, जब कंपनी क्रिएट होती है तो कस्टमर मास्टर और वेंडर मास्टर बनते हैं। उसमें वेंडर कोड असाइन होता है। आपको इस एंट्री को करते समय उस कस्टमर का कोड सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली वो डेटर्स में चला जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल में चला जाएगा। ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लोग इसी पे, कंपनी इसी पे काम करती है। अब वो नहीं होता राम मोहन श्याम के लेजर्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल्स जो है वो मेरा 10,000 रुपये है, जो गुड्स का वैल्यू वो 10,000 है, वो रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा, इनकम में चला जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा। सीजीएसटी एचजीएसटी, क्योंकि अब मुझे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बननी है, मेरी लाइबिलिटी हो गई है, मेरी लाइबिलिटी हो गई है तो ये दोनों भी क्रेडिट होंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में चले जाएंगे, बैलेंस शीट में चले जाएंगे करंट लाइबिलिटीज। अब आप सोच रहे होंगे यार बैलेंस शीट पीएनएल का क्या लेने देना। भैया ध्यान रखिए, जो एक मंथ की जो सेल्स होती है उसका ड्यूटी जो पेमेंट होता है वो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को जब जीएसटी 3B फाइल करते तब होता है। तो इनको सही लेजर्स में, सही हेड में पहुंचाना होता है। अदरवाइज आप सीजीएसटी एचजीएसटी को पीएनडल में ले जाओगे तो कॉर्पोरेट में जो एमआईएस बनती है, आपका एमआईएस से पीएनडल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू मंथली जो जनरेट होता है वो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये लेजर्स, सब लेजर्स, इनके हेड होने प्रॉपर जरूरी है। ये अगर आप समझ गए 25 से 70 कहीं नहीं जा रहे। फ्रेंड्स, अब आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव हो रहा है। कस्टमर से पेमेंट हुआ आपको 10,800 रुपये। एज ए अकाउंटेंट गए, फ्रेशर गए, आपने बोला यार 11,800 होना चाहिए, तो 10,800 ही हुआ। क्या करूँ, 1,000 रुपये कहाँ चला गया। भैया 1,000 रुपया उसने टीडीएस काट लिया। टीडीएस काटने के बाद में कस्टमर अकाउंट जो है वो मेरा 11,000 रुपये से, 11,800 से क्रेडिट हो जाएगा, बैंक 10,800 से डेबिट हो जाएगा और ये टीडीएस में चला जाएगा। अब 26 एएस आएगा। 26 एएस का आपको इस, जो ये लेजर है ना टीडीएस रिसीवेबल का, इससे आपको रिकंसिलेशन करना है। इटसेल्फ इस रिकंसिलेशन का कंपनियां लोग हायर करते हैं। ये जो कस्टमर अकाउंट 11,800 और 11,800 दिख रहा है ना डेबिट क्रेडिट,
ये इतना इजी नहीं है, इसमें 50 तरीके की एंट्रीज घुस जाती है। इस रिकंसिलेशन के लिए कंपनीज हायर करती है लोगों को। ये सब कुछ अगर आपको आ गया, वो भी एक्सेल में, बिलीव में 25 से 70 पक्के। फ्रेंड्स, ये मेरी हुई सेल्स की एंट्री। अब हम चलते हैं परचेस की एंट्री। परचेस में क्या है कि जो मेरा वेंडर है वो मुझे इन्वॉइस देगा। वेंडर की इन्वॉइस आई 1,18,000 रुपये। अब जो मेरा परचेस का वैल्यू है वो मेरा परचेस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। परचेज पी&एल का पार्ट है, एक्सपेंस है। अब क्योंकि मेरे को CGST SGST के ITC मिलेगी तो वो भी मेरा डेबिट हो जाएगा, जिसे GST 3B में आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को जब मैं पेमेंट करूंगा तो सेट ऑफ करूंगा। ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस बैलेंस शीट, लेकिन अब ये करंट असेट्स है क्योंकि मुझे इसका पेमेंट नहीं करना है। मुझे तो इसका ITC मिलेगा। ये मेरा एक तरीके से कैश हो गया है, इसलिए मेरा करंट असेट्स का पार्ट बन गया। अब जैसे हमने TDS काटा था सामने, अब जैसे हमारा TDS कटा था सेल्स के टाइम पे, अब परचेज के टाइम पे मुझे भी तो TDS देखना पड़ेगा। तो अगर मेरे को इनवॉइस में जैसे 194J Q ये है तो उस TDS की एंट्री भी माननी पड़ेगी, उसको भी क्रेडिट करना है। क्योंकि ये जो TDS है ये मैं गवर्नमेंट को डिपोजिट कराऊंगा, फिर सामने TDS रिटर्न बनूंगा और सामने वाले को 26S में। इसका भी रिकन्सिलेशन होता है, इसके लिए भी लोग अपॉइंट होते हैं। क्रेडिटर 1,08,000, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू 1,18,000 थी। 10,000 रुपया मैंने TDS पेबल में डाल दिया और 1,08,000 रुपये जो मेरा सप्लायर के वेंडर अकाउंट में चला गया। अब यहाँ पर भी आप राम श्याम मोहन नहीं आएगा, वेंडर का जो कोड होता है उसको सेलेक्ट करना है भैया। SAP में एंट्री हो रही है। अब जब मेरे को सप्लायर को पेमेंट करना है तो 1,08,000, 1,08,000 जो मेरा क्रेडिट था उसको डेबिट कर दूंगा। TDS जो है वो मैं गवर्नमेंट को TDS के चालान के थ्रू पेमेंट कर दूंगा। SBI अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। 1,18,000 रीड कर लेना इसको। अब हम चलते हैं सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न की एंट्री में। सेल्स किया तो सेल्स रिटर्न भी होता है, परचेज किया तो परचेज रिटर्न भी होता है। फ्रेंड्स, सेल्स मेरा होता है क्रेडिट, इस तरीके से सेल्स रिटर्न हो जाएगा मेरा डेबिट। सेल्स जब मैं करता हूं तो मेरे को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट करनी पड़ती है। अब जब सेल्स ही मेरा रिटर्न हो गया तो उसकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी मैंने पेमेंट कर रखी थी उसको मेरे को डेबिट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा 10,000 से, P&L का पार्ट बन जाएगा। रिड्यूस हो जाएगी मेरी सेल्स। GST जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वो दोनों डेबिट हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे को उतनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम पे करनी है, ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। और जो मेरा कस्टमर है जिससे मुझे 11,800 आने थे वो अब नहीं आएंगे, तो ये मेरा पहले डेबिट था तो ये मेरा क्रेडिट होगा 11,800 रुपया। फ्रेंड्स, इसी एंट्री को विजय एंड सन्स एज ए परचेज रिटर्न कैसे दिखाएगा, तो विजय एंड सन्स में मोहन एंड सन्स क्या था, पहले क्रेडिट था। तो अब उसको पेमेंट नहीं करना है क्योंकि उसने जो गुड्स थे वो रिटर्न कर दिए, तो 11,800 से डेबिट हो जाएगा। प्लस जो उसने परचेज दिखाई थी डेबिट, अब वो उसको क्रेडिट कर देगा 10,000 रुपये से। इस पर जो CGST SGST इनपुट जो उसने पहले क्लेम किया था वो अब दोनों की दोनों ITC जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे और इस तरीके से ITC रिड्यूस हो जाएगी GST 3B के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री, RCM की एंट्रीज। फ्रेंड्स, RCM में आपको समझना है कि जो RCM की एंट्रीज होती है वो रेसिपिएंट के बुक्स में होती है। रेसिपिएंट क्या करता है कि खुद ही क्रेडिट लेगा RCM का और उसका पेमेंट भी खुद करेगा। तो यहाँ पर कोई वेंडर वेंडर का फंडा नहीं आएगा, ये JV एंट्रीज पास होती है। तो RCM की CGST SGST इनपुट टैक्स क्रेडिट डेबिट हो जाएगी और RCM की CGST SGST आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। अब क्योंकि ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है तो ध्यान रखिए इसको कैश में ही पेमेंट करना होता है, ये GST के रूल्स हैं। तो जब इसकी पेमेंट की एंट्री होगी तो ये जो क्रेडिट थी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ये डेबिट हो जाएगी और जो ये मेरा SBI अकाउंट है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। ये मेरा पहला पेमेंट का एंट्री का होगा। अब जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसका मुझे ITC मिलेगा, तो ये जो डेबिट है ये क्रेडिट हो जाएगी। अब ये सेट ऑफ किसको करेगी, अब ये सेट ऑफ आपकी जो नॉर्मल आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज है उनको सेट ऑफ करेगी। तो नॉर्मल जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो डेबिट हो जाएगी और RCM जो है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया इन एंट्री में वेंडर हिट नहीं होता है, हमेशा कैश में पेमेंट होती है। GSTR 1 में RCM की लायबिलिटी को नहीं दिखाते हैं, 3B में दिखाते हैं लायबिलिटी प्लस ITC दोनों। अगर सप्लायर के ऊपर RCM एप्लीकेबल हो रहा है तो सप्लायर नॉर्मल एंट्री वेंडर अकाउंट DR2 सेल्स करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी एंट्रीज होती है जो सेकंड पार्ट में देखेंगे इस वीडियो के रेफरेंस के रेस्पॉन्स आने के बाद में। बिलीव मी, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंटरव्यू देने में, उसको क्रैक करने में, प्लस आप पैकेज मांग सकते हो सामने वाली कंपनी से और सामने वाली कंपनी देने को भी तैयार हो जाएगी।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।